गरीब माँ के घर आई दुबई वाली बेटियां। इस बिजली को भी अभी ही कटनी थी, कल हमारी परीक्षा है माँ। ये बिजली गर्मियों में बहुत परेशान करती है, ऊपर से मच्छर इतने काट रहे हैं। मैं हाथ पंखे से पंखा कर तो रही हूँ बिटिया, तू पढ़ना, मैं जागी हूँ। नहीं माँ, रात बहुत हो गई, आप आराम करिए। लाइए आप ये पंखा मेरे हाथ में दे दीजिए। बहुत जिद्दी हो तुम दोनों। ठीक है, पकड़ो ये पंखा, मैं यही चटाई पर सो रही हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो अपनी माँ को उठा देना। श्रुति अपनी माँ के हाथ से पंखा लेती है और धनवंती भी जाकर चटाई पर आराम करने लगती है। दूसरी तरफ दोनों ही बहन गर्मी में मोमबत्ती की रोशनी में रात में अपनी परीक्षा की तैयारी करती। अगले दिन सुबह। कहाँ भागी जा रही हो दोनों बहन? देखो मैंने गर्मा गर्म रोटियां और पुदीने की चटनी बना दी है, तुम दोनों ही इसे खा लो और फिर परीक्षा देने जाना, क्योंकि खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, वरना पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता। क्या माँ, हर रोज आपकी ये रोटी और चटनी, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ अच्छा भी खाना चाहिए? पता नहीं हमारी ये गरीबी कब खत्म होगी। कभी कभी तो ऐसे हालात देखकर मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर श्रुति और दिव्यांशी के पिता हरिनंदन आते हैं। मैं समझ सकता हूँ बेटिया, बुरा लगता होगा, गरीबी आखिर किसे पसंद होती है, पर मैं भी दिन रात फसल की कटाई करता हूँ इस भीषण गर्मी में, और जो भी पैसे की कमाई होती है वो सब पैसे अभी तुम दोनों की पढ़ाई में ही लग जाते हैं, और जो बचता है उससे तुम्हारी माँ और हमारे लिए ये चटनी रोटी ही बन पाती है। ठीक है पिताजी, खा रहे हैं चटनी रोटी। अब धनवंती अपनी दोनों बेटियों और अपने पति को गर्मा गर्म रोटियां और चटनी परोसती है और बेटियां खाना खाकर परीक्षा देने और हरिनंदन फसल की कटाई करने चला जाता है। दोनों बहन परीक्षा देकर घर लौटती हैं। चलो दिव्यांशी माँ के पास चलते हैं। माँ आंगन में अकेले ही गोबर के उपले बना रही होंगी। दोनों बहन आंगन में आती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि उनकी गरीब माँ इस भीषण गर्मी में पसीने से तरबदर होकर दीवार पर गोबर के उपले थाप रही है। अरे तुम दोनों आ गई परीक्षा देकर, लेकिन यहाँ क्यों आई हो? देख रही हो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, अंदर जाओ, बीमार पड़ जाओगी। और आप बीमार नहीं पड़ेंगी क्या इस धूप में? आपका शरीर पत्थर का है क्या? हटिए यहाँ से। हम दोनों बहन मिलकर ये गोबर के उपले थाप देते हैं दीवार पर। दोनों बहन अपनी माँ को घर के अंदर भेज देती हैं और कड़ी धूप में गोबर के उपले बनाने लगती हैं। श्रुति, तुम्हें नहीं लगता कि हम जरूरत से ज्यादा ही गरीब हैं? मुझे ये गरीबी अब खाने लगी है। मुझे कुछ तो ऐसा करना है जिससे मैं अपने घर के हालात को बदल सकूं। कोशिश तो मेरी भी यही है। बाकी देखो हमारे कॉलेज के एग्जाम में नंबर क्या आते हैं, फिर कोई अच्छी जॉब कर लेंगे। अब 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। दोनों बहन रिजल्ट लेने कॉलेज पहुंचती हैं। तुम दोनों बहन ने अच्छे रैंक से कॉलेज में टॉप किया है, मुझे तुम दोनों पर बहुत फक्र है। थैंक यू सर। श्रुति, दिव्यांशी, तुम दोनों ही बहन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे अंदर चीजों को जानने की जो क्यूरियोसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी एक अच्छी जगह जॉब लगवाऊं। मेरे कई फ्रेंड हैं जो दुबई में रहते हैं, उन्हें फीमेल कैंडिडेट की जरूरत भी है। तो क्या इस गांव से बाहर जाकर तुम दुबई में जॉब कर सकती हो? जी सर, हम गांव से बाहर जाकर काम कर लेंगे। अगले दिन टीचर्स का रिस्पांस आता है, जहां दोनों बहनों को पता चलता है कि उनकी जॉब दुबई में कंफर्म हो गई है। तभी रात का खाना खाते समय श्रुति और दिव्यांशी अपने माता पिता से दुबई जाने के बारे में चर्चा करती हैं। पिताजी बहुत। दोनों बेटियों को देखकर उनकी जान में जान आती है। ये देखो माँ, ये साड़ियाँ, ये गहने, ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं दुबई से। और पिताजी देखिए, ये सबसे एक्सपेंसिव घड़ी है, ये आपकी कलाई पर बहुत जचेगी। अब दोनों ही बहन अपनी कमाई से अपने घर को एक आलीशान घर में बदल देती हैं और साथ ही साथ वह गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाती हैं, जिसे देख आस पड़ोस के लोग कहते हैं, अरे बिमला, हम तो धनवंती की बेटियों के बारे में बहुत गलत बोलते थे, लेकिन इन लोगों ने तो अपनी मेहनत से अपने गरीब माँ बाप के साथ साथ गांव के इन गरीब बच्चों का भी भला किया है ये स्कूल बनवाकर। बेटियां हो तो श्रुति और दिव्यांशी जैसे मेहनती और काबिल, और देखना मैं भी अपने बच्चों को इसी स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। हद हो गई है मेरे ससुराल वालों की तो। इतना अचार भला कौन खाता है? अभी पिछले हफ्ते तो मैंने 5 किलो आम का अचार डाला था, अब फिर से मुझे 5 किलो और आम का अचार डालना पड़ रहा है। मेरा तो इन मोटी मोटी आमी को काटते काटते हाथ भी दर्द कर रहा है। मान्यता ऐसे ही गुस्से लाल पीली होते हुए आम के अचार के लिए आमी काट रही थी। मान्यता वसुंधरा की बहू थी, जिसके घर में सभी आम के अचार के बेहद शौकीन थे। उन लोगों को अचार इतना ज्यादा पसंद था कि वो एक ही दिन में 5-5 किलो अचार को चट कर जाते थे। आज भी मान्यता अचार ही बना रही थी।
अभी तो बहुत सारे आम काटने बाकी हैं। हे भगवान, मेरा क्या होगा? जब से इस घर में आई हूँ मैं, तो तब से अचार ही अचार में उलझ कर रह गई हूँ। मैं जानती हूँ मेरा वो बर्बादी का दिन जब मैंने इस अचार की बला को अपने सर लिया था। बहू, तूने पहले कभी अचार बनाया है? नहीं माँ जी। अचार नहीं बनाया? हे भगवान, अगर अचार ना बनाया तो क्या बनाया? बहू, मेरे घर में चाहे सब्जी ना बने लेकिन अचार बनना लाजमी है। हम सभी अचार के शौकीन हैं। उसका खट्टा स्वाद बाहर से नरम और तरह, आहा, मजा आ जाता है। अब तू मेरी बात सुन। तू